नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे खास कार्यक्रम देश देशांतर में। मैं हूं कवीन सचान। देश देशांतर में आज हम बात करेंगे कि किस तरीके से दुनिया भर में अब कोविड के केसेस रफ्तार पकड़ रहे हैं और उसके बीच में जो सबसे बड़ी चुनौती है दुनिया भर के तमाम देशों के सामने, वो है कि वैक्सीन के उत्पादन को बढ़ाया जाए ताकि जल्द से जल्द सभी जो लोग हैं उन तक वैक्सीन पहुंच सके। लेकिन वैक्सीन के उत्पादन के रास्ते में कई अड़चने हैं। ये अड़चनें क्या हैं? क्यों लगातार जो उत्पादन करने वाली कंपनियां हैं वैक्सीन की, वो मांग कर रही हैं कि जो नियम हैं, जो एक्सपोर्ट है, उसमें कुछ छूट मिलनी चाहिए। क्या ये नियम है और किस तरीके से अब तक वैक्सीन उत्पादन या उसकी रफ्तार को लेकर रुकावटें हमारे सामने नजर आई हैं और इन्हें दूर करने के लिए किस तरीके की जिम्मेदारी है और उसे दूर कैसे किया जा सकता है, समझेंगे अपने दो खास मेहमानों के जरिए। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर जयंत दास गुप्ता सर, फॉर्मर एम्बेसडर एट WTO। आपका स्वागत है सर। हमारे साथ प्रोफेसर एन.के. गांगुली हैं, फॉर्मर डायरेक्टर जनरल इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। बहुत बहुत स्वागत सर आपका। शुरुआत में गांगुली सर आपसे करना चाहूंगा क्योंकि कई सारे देशों में जो उत्पादनकर्ता कंपनियां हैं वैक्सीन को लेकर, उनकी ओर से अब बयान आए हैं। पिछले एक हफ्ते में करीब 3 ऐसी कंपनियों के बयान हैं जो कि मांग कर रही हैं कि उन्हें आयात करने के लिए जो बेस मटेरियल है उसमें छूट मिलनी चाहिए। असल में वैक्सीन निर्माण में जो प्रक्रिया है वो क्या है और इसके उत्पादन को बढ़ाने की दिशा में क्या बड़ी रुकावटें हमारे सामने नजर आती हैं वर्ल्ड वाइड? हमारे सामने 2 रुकावटें हैं। एक वैक्सीन प्रोडक्शन का बेस मटेरियल, जो नॉर्मली मीडिया है, जो बोवाइन फीटल कॉफ सीरम है, ये सारी जो चीज़ें हैं, ये सारी हमारे यहाँ पर आयात होती थी USA से और यूरोप से। और यूरोप ने एक उसमें पाबंदी लगा दी है। यूरोप ने डिफेंस एक्ट के अनुसार वो चीज़ें अब नहीं आ रही हैं। इसमें हमारे यहाँ लोकल प्रोडक्शन ऑफ ये बेस मटेरियल ज़्यादा नहीं होता था। हमारे यहाँ 1-2 मीडिया कंपनीज हैं, लेकिन ज़्यादातर हमारे अंडर लाइसेंस वैक्सीन है, चाहे वो एस्ट्राजेनेका हो, चाहे वो स्पुतनिक हो या जॉनसन एंड जॉनसन का वैक्सीन हो। ज़्यादातर वैक्सीन हमारी अंडर लाइसेंस है और वो एक तरह के बेस मटेरियल में बनाई गई है और उन्हीं बेस मटेरियल को ही आगे लिया जा सकता है। तो ये सबसे बड़ी बंदिश है। ये तो इसके लिए हम मांग कर रहे हैं कि हम इसको कवर करें, लेकिन सबसे बढ़िया यही होगा कि हम अपने यहाँ पर इन बेस मटेरियल का उत्पादन शुरू करें और हम आगे ये वल्नरेबिलिटी हमारे अंदर नहीं रहे। हमने ये API जो दवाएं थी, उसमें चाइनीज़ कंपनी से हम लोगों को सारी API आती थी, जो 100% API वहाँ से आती थी। कंडीशंस हमको लेने पड़ेंगे, तो वो उसके लिए फैसिलिटीज़ को बहुत पुख्ता करना पड़ता है। जैसे हमारी कोवैक्सीन भारत बायोटेक की है, एनविसा के पास वो धक्के खा रही है क्योंकि वो तरह तरह के नुक्स निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर हमको जो फैसिलिटीज़ हैं उनको इम्प्रूव करना पड़ेगा वर्ल्ड स्टैंडर्ड में, सो दैट वो WHO प्री क्वालिफाइड हो सके और जहाँ भी हम निर्यात करना चाहें वहाँ पर वो धक्के ना खाएं। तो ये वाली भी एक चीज़ है जो कि हमें काफ़ी स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। तीसरी चीज़ है कि वैक्सीन कंपनी सडनली बना रही थी। भारत बायोटेक के सीरम इंस्टीट्यूट के पास काफ़ी बड़ा फैसिलिटी है। वो हर वैक्सीन के लिए अपनी फैसिलिटी बनाती है। जो नोवावैक्स उसको जो अंडर लाइसेंस हुआ वो चेकोस्लोवाकिया की उसकी फैसिलिटी है, वहाँ बना रही है। तो इस तरीके से हमारे यहाँ पर जो वैक्सीन फैसिलिटीज़ हैं उनको प्री कमिटमेंट सरकार की तरफ से नहीं मिलेगा तो वो नहीं बना सकती। तो हमें प्री कमिटमेंट भी देना पड़ेगा कि हम इतना आपसे खरीदेंगे, तो आप इसमें इन्वेस्ट करके इतनी कैपेसिटी बनाइए। और अगर वो हम नहीं कर सकते तो हम नहीं खरीदे, आपको अगर हम नहीं खरीद सकते तब भी हम आपको पैसा देंगे। जैसे ये सारी वैक्सीन थी, फाइजर, मॉडर्ना वगैरह, इन्होंने फेज 2 के वक्त ही मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर दी थी। और वो मैन्युफैक्चरिंग इस तरह से हुआ था कि अगर क्लिनिकल ट्रायल अनसक्सेसफुल हुए तब भी उनको पैसा मिलेगा।
ओके। एक और लास्ट पॉइंट मैं बोलना चाहता हूं कि हमारे क्लिनिकल ट्रायल्स जो है वो वर्ल्ड स्टैंडर्ड के होने चाहिए और ग्लोबली होनी चाहिए। सारे वैक्सीन कंपनी जैसे अगर हम चाहते हैं साउथ अफ्रीकन स्ट्रेन के अगेंस्ट हो तो हमें साउथ अफ्रीका में करना पड़ेगा। इस तरीके से हमें ग्लोबली करने की क्षमता हासिल करनी होगी। ओके। जैन सर, क्योंकि कंपनियों की ओर से जब ये बयान आने शुरू हुए तो थोड़ा सा अचरज होता है कि एक तरफ दुनिया भर और डब्ल्यूएचओ से लेकर तकरीबन सभी दुनिया के जो देश हैं वो इमरजेंसी परमिशन उन्होंने दी, उसको आगे बढ़ाते हुए बयान देते हैं कि हमें प्रोडक्शन बढ़ाना है और रीच जो है, चाहे वो अमीर देश हो या गरीब देश हो, उन सभी की वैक्सीन तक बढ़ानी है। लेकिन संकट ये है कि उत्पादन उतना नहीं, और उत्पादन बढ़ाने के लिए जो रुकावटें जिसका जिक्र गांगुली साहब ने किया, ये इंटरनेशनल जो मैं कहूँ कि ट्रीटी हैं या फिर जो फोरम हैं वो किस तरीके से इसे देखते हैं। और अब तक अगर हम पिछले रिकॉर्ड्स को देखें पुरानी महामारियों को, उस वक्त में भी क्या संकट के वक्त में कुछ नॉर्म्स बदले गए या कोई रास्ता निकाला गया, या इस बार हमें किसी नए रास्ते की तलाश करनी होगी? देखिए, WTO विश्व व्यापार संगठन का जो ट्रिप्स अग्रीमेंट है जिसमें हम भी शामिल हैं और जिसके तहत हमने 2005 से अपने पेटेंट एक्ट में परिवर्तन किया है, उसके अनुसार अगर कोई वैक्सीन पेटेंटेड है या जिसका पेटेंट पेंडिंग है तो किसी देश में, तो उस देश में और कोई निर्माता उस वैक्सीन का उत्पादन नहीं कर सकता है और इस पर पाबंदी है। तो इसमें ये बात उत्पन्न हुई है कि जो विकसित देश हैं जैसे फाइजर, बायोएनटेक, मॉडर्ना, एस्ट्राजेनेका भी एक विकसित देश का ही वैक्सीन है। तो इन्होंने इसमें एस्ट्राजेनेका ने जरूर एक लाइसेंस के तहत सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को दिया है वैक्सीन बनाने के लिए, लेकिन अन्य जो बड़ी कंपनियां हैं उन्होंने अपनी वैक्सीन को बनाने के लिए अग्रीमेंट नहीं किया है किसी विकासशील देश के किसी एजेंसी को। तो इसमें ये पेटेंट एक्ट और ट्रिप्स अग्रीमेंट जहां तक है उसके तहत में ये एक पाबंदी, एक अड़चन के रूप में ये खड़ा होता है कि जब तक वो कंपनियां जिसके पास इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, जिन्होंने वैक्सीन को डेवलप किया है, अगर वो कोई अग्रीमेंट किसी से नहीं करते हैं तब तक ये उनके हाथ में ही रहेगा। तो भारत और साउथ अफ्रीका ने 55 और देशों के साथ मिलकर एक प्रस्ताव WTO में दिया है अक्टूबर 2020 में। उसमें कहा गया है कि न सिर्फ पेटेंट के जो प्रावधान हैं ट्रिप्स अग्रीमेंट में, बल्कि कॉपीराइट के हैं, इंडस्ट्रियल डिजाइन के हैं और ट्रेड सीक्रेट के भी हैं। जो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन दाखिल किया जाता है पेटेंट के एप्लीकेशन के साथ, तो इन सब में छूट की जरूरत है जिससे कि अन्य देशों में जहां जहां ये क्षमता उपलब्ध है, जैसे भारत में कई वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स हैं, उनके पास भी एक क्षमता उपलब्ध है, वो भी वैक्सीन बना सकें। तो ये एक बहुत बड़ा मसला सामने आया है। इसको ब्रॉड बेस करने के लिए उत्पादन क्षमता को, क्योंकि हमारे पास क्षमता है, तकनीकी मैन पावर भी हमारे पास है, लेकिन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी नहीं है। तो वो जब तक टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं होता है तब तक हम कर नहीं सकते। और पेटेंट एक्ट में जब तक शिथिलीकरण उसका नहीं होता है तब तक नहीं कर सकते। तो इसके लिए भारत और साउथ अफ्रीका और अन्य देशों ने किया है। उसमें अफ्रीकन यूनियन के 54 देश उसमें समर्थन कर रहे हैं। जो लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज हैं पूरा ग्रुप उसका समर्थन कर रहा है। साउथ अमेरिका के भी कई देश उसमें समर्थन कर रहे हैं। लेकिन ये कहना भी जरूरी होगा कि ऑटवा ग्रुप नाम का एक 13 देशों का समूह है जिसमें यूरोपियन यूनियन के 27 देश भी शामिल हैं। उन्होंने इसका खुलकर तो विरोध नहीं किया है, लेकिन वो नहीं चाहते हैं कि ये आगे बढ़े। उनका कहना है कि कस्टम्स की प्रक्रिया में शिथिलीकरण होना चाहिए, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में होना चाहिए, और एक्सपोर्ट रेस्ट्रिक्शंस जैसे जो डॉक्टर गांगुली साहब जिसका जिक्र कर रहे थे, कई चीजें हैं जो मीडिया से संबंधित, जिसमें सीरम इंस्टीट्यूट के MD ने अपील भी की है प्रेसिडेंट बाइडेन से कि उसका निर्यात भारत को
और अन्य देशों को होना चाहिए। तो इस प्रकार की बातों पर ही वो सीमित रह गए। अब अंत में मैं ये कहना चाहूँगा कि डब्ल्यूटीओ में एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला हुआ था 2001 में, जिसमें पब्लिक हेल्थ पर वो फैसला हुआ था और उसमें ये कहा गया था कि कंपल्सरी लाइसेंस जिस देश में ये नेशनल इमरजेंसी की स्थिति है, वो गवर्नमेंट यूज के लिए पेटेंट अपना शिथिल करके अपने देश के किसी को या अन्य देश के किसी निर्माता को वैक्सीन उत्पादन करने दे सकता है या दवा भी उत्पादन करने के लिए अनुमति दे सकता है। तो इसका प्रयोग बहुत देशों में नहीं हुआ है। अब जो डीजी डब्ल्यूटीओ हैं, उन्होंने एक तीसरा रास्ता इस संदर्भ में अपनाने के लिए अपील की है देशों से। उनका कहना है कि जो बड़ी बड़ी कंपनियां जिनके पास इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैं वैक्सीन के, वो वॉलंटरी एग्रीमेंट करें और देशों की कंपनियों के साथ, जैसे एस्ट्राजेनेका ने सीरम इंस्टीट्यूट के साथ किया है, कुछ प्रकार की वॉलंटरी एग्रीमेंट करें। और अंत में मैं एक बिंदु पर जोर देना चाहूंगा। डब्ल्यूएचओ ने एक कोविड-19 टेक्नोलॉजी एक्सेस पूल का भी गठन किया था और उसमें कहा था कि जो बड़ी कंपनियां हैं जिनके पास तकनीक है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, वो स्वेच्छा से इसमें अपना टेक्नोलॉजी दे और लोग जो देशों के की कंपनियां हैं वो इसका प्रयोग कर सकते हैं जब तक कि कोविड की महामारी इस प्रकार से ऊंचाई पर रहेगी। तो सी टैप उसका नाम है। वो सी टैप किसी भी कारण से वो बहुत सफल नहीं हो सका है। उसको किसी कंपनी ने अपना इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी नहीं दिया है वैक्सीन बनाने के। जैन सर, मैं इसी पॉइंट पर आना चाहता जो आपने लास्ट में जिक्र किया कि डब्ल्यूएचओ ने, जो मैंने पढ़ा था और जो मैंने याद आ रहा था कि जब पूल बनाया गया था तब ये कहा भी गया, तो शायद यही वजह थी पूल बनाने के पीछे की जो तमाम हर्डल्स हैं, चाहे वो रॉ मटेरियल के इंपोर्ट एक्सपोर्ट को लेकर अलग अलग देशों की नीतियां हों या फिर बौद्धिक संपदा जो कानून है उसको एक बड़े अड़चन के तौर पर देखा जाता है जब भी महामारी का दौर आया है। गांगुली सर, ऐसे में डब्ल्यूएचओ का एक जो स्टेप है, एक जो प्रयास रहा पूल का, वो उतना कारगर नहीं रहा। तो ऐसे में डब्ल्यूएचओ को चाहिए, क्योंकि उसके ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी है कि वर्ल्ड वाइड किसी तरीके से एक नए फॉर्मूले, एक नए रोड मैप के साथ सामने आए ताकि प्रोडक्शन को इंक्रीज किया जा सके और जो डिमांड इस वक्त है उसको मीट आउट कर पाए। एक्चुअली ये वाली जो मीटिंग डब्ल्यूएचओ की हुई थी, मैंने भारत को रिप्रेजेंट किया था, डॉक्टर मिस्टर नरेश दयाल भी गए थे। और ये जो पूल बनाने वाला जो था कि आप रिएजेंट पूल बनाइए, टेक्नोलॉजी पूल्स बनाइए, जिससे कि हम लोग जो दवाइयाँ हमें हासिल नहीं हैं वो हम हासिल कर सकें, ये पूल बनी है। इसके तहत में इन्फ्लुएंजा वैक्सीन करीब 6 देशों को डब्ल्यूएचओ ने दिया था लाइसेंस। और यहाँ पर भी इन्होंने एक कोवैक्सीन नाम के एक वो किया है गावी ने, जिसमें कि ये एक इमरजेंसी एक्यूमुलेशन ऑफ वैक्सीन्स किया है, जो कि अब लोगों को देंगे। लेकिन मैं ये जो चीज़ है उसमें मैं थोड़ा सा, मेरा मत अलग है, क्योंकि अब भारत वैसा नहीं रहा है। ओनली एक टाइम में इन्होंने इमरजेंसी एक्ट का वो किया है, व्यवहार किया है। वो HIV एड्स की दवाइयाँ थी। HIV एड्स की दवाइयाँ भारत ने बनाई थी और दुनिया को सस्ते दर में दी थी, अफ्रीका को भी दिया था। अब ये जो वैक्सीन का मामला है, इन वैक्सीन का मामला है, भारत अब आविष्कार कर रहे हैं। 3 वैक्सीन भारत ने आविष्कार किया है। ऑल्दो फाइजर और मॉडर्ना की वैक्सीन नहीं है, जिनोवा की वैक्सीन काफ़ी सुपीरियर बन रही है जितना मुझे पता है, और वो भी मैसेंजर RNA वैक्सीन है, तो वो पेटेंटेड है, वो खतरे में पड़ जाएगा। इसी तरह से भारत के 2-3 और वैक्सीन पेटेंटेड आगे जा रहे हैं, बट 6 वैक्सीन जो दुनिया में हैं वो उन्होंने ओपन लाइसेंसिंग दिया हुआ है। जैसे जैन साहब ने कहा हुआ है, दे हैव बीन गिवन एज एन ओपन लाइसेंसिंग टू इंडिया, नोवावैक्स, एस्ट्राजेनेका, जॉनसन और स्पुतनिक। और उसके बाद जो जाइडस कैडिला बना रही, वो भी एक एग्रीमेंट के तहत ही है। तो ये जो सारी चीज़ें, ये सारे खतरे में पड़ जाएंगी अगर हम उसका हम व्यवहार करेंगे।
साउथ अफ्रीकन नेशन में ये एक बहुत बड़ा मसला है, क्योंकि उनके यहाँ पर बहुत बड़ी वैक्सीन की कमी है और वो चाहते हैं कि उनके यहाँ पर दिया जाए। बट अभी जो अगर हम उसको करें तो हम लोग बर्बाद हो जाएंगे, क्योंकि हमारे यहाँ जो हेपेटाइटिस सी की दवाई थी उसको हम गिलियड ने हम लोगों को कंपनीज को दिया था, और तभी हम हेपेटाइटिस सी पर हमने काफी विजय पा ली है। रेमडेसिविर भी हम लोगों को ओपन लाइसेंसिंग में दिया गया था अभी हाल में, और अब ये जो स्पुतनिक है 6 कंपनियों को इंडिया में ओपन लाइसेंसिंग में दिया गया है। Okay. तो ओपन लाइसेंसिंग एक अच्छी इंस्ट्रूमेंट है जो कि ऑलरेडी कंपनीज कर रही हैं, लेकिन क्योंकि भारत क्या होगा कि उसको नकल मार लेगी, इमीडिएटली बना लेगी। भारत के पास वो क्षमता है, कहीं भी कुछ बनाए। भारत के पास जितने प्लेटफॉर्म हैं सारे प्लेटफॉर्म भारत में बन रहे हैं, तो भारत के लिए ये इशू नहीं है। भारत के लिए इशू ये है कि अगर जब भारत का वैक्सीन प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, जो धीरे धीरे बढ़ रहा है, तब भारत को ये बाहर निर्यात करना पड़ेगा। उस वक्त हमें मुश्किलें आएंगी, क्योंकि ये जो एग्रीमेंट्स हैं इसमें भारत बना तो सकता है, बट निर्यात करने में भारत में पाबंदियां हैं। Right, sir. दूसरे कंट्रीज हैं जो कि जैसे यूरोपियन कंट्रीज हैं, अमेरिकन कंट्रीज हैं, दूसरे कंट्री इवन साउथ अमेरिकन ब्राजील है, इन लोगों ने भी काफी अंकुश लगाए हुए हैं हमारे निर्यात में। तो वो वाली चीजें कुछ मसले हैं जो कि बातचीत सर गांगुली सर, क्या ओपन लाइसेंसिंग या पेटेंट में छूट से निर्यात में सहूलियत नहीं होगी? उसमें जो होता है, क्योंकि मेन कंपनी जिसने इसका आविष्कार किया है वो चाहती है कि इसमें से पैसे कमाएं, उनके दूसरे प्राइसिंग होती है। जैसे अभी मॉडर्ना और फाइजर को इंडिया ने छूट दे दी है कि इंडिया ने कहा है कि हम इसको इंपोर्ट करेंगे, क्योंकि हमें ज़रूरत है अभी ज़्यादा वैक्सीन की, सो दैट हम 18 साल के ऊपर सबको वैक्सीन लगा सकें, क्योंकि हमारी जो लहर चल रही है उसके लिए वो एक अच्छा उपाय है। लेकिन वो लोग आने में तक कतरा रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ प्राइस कैप है। जैसे हम कंपनीज को 150 रुपए दे रहे हैं और 100 रुपए दे रहे हैं जो संस्थाएं इसको लगा रही हैं, प्राइवेट संस्थाएं जो लगा रही हैं, तो इसमें वो लोग नहीं देंगे, तो इसलिए वो लोग कतराते हैं। तो ये जो सारी चीजें हैं ये नेगोशिएशन से सुलझती हैं और नेगोशिएशन से सुलझानी पड़ेंगी। ओके जैन सर, अब मैं आता हूँ दूसरे बिंदु पर, वो है रॉ मटेरियल। क्योंकि बहुत सारी जो वैक्सीन है जैसा जिक्र हो रहा है, एक तो लाइसेंस और पेटेंट की बात हो रही है, दूसरा रॉ मटेरियल की बात हो रही है। रॉ मटेरियल में क्या दिक्कत है और किस तरीके से अब तक जो नियम कायदे कानून हैं वो एक हर्डल के तौर पर नजर आते हैं, और कैसे उसमें बदलाव हो सकता है विद इन कंट्री या दो देशों के बीच बातचीत के जरिए, या फिर किसी फोरम या WHO के दखल के बाद? सबसे पहले मैं डॉक्टर गांगुली साहब ने जो बहुत ही महत्वपूर्ण बातें उठाई हैं उनके संदर्भ में मैं कहना चाहूँगा। डॉक्टर गांगुली साहब ने जो जिन ओपन लाइसेंसों का जिक्र किया है वो सारे वॉलंटरी एग्रीमेंट्स हैं बिटवीन 2 कंपनी। तो वॉलंटरी एग्रीमेंट अभी भी और पहले भी चल रहा है। ओके। इशू ये है कि ये जो लाइसेंस है ये एक्सक्लूसिव डोमेन के लिए है, जियोग्राफिक डोमेन के लिए। आप अगर वैक्सीन बना रहे हैं नोवावैक्स या और कोई फाइजर का या मॉडर्ना का कल होकर बनाएंगे, तो वो सिर्फ भारत में ही आप बेच पाएंगे। अगर आप तीसरे देश में बेचना चाहेंगे तो आपको उसके लिए अनुमति लेनी पड़ेगी, उसके लिए प्राइस भी लेना पड़ेगा, और वो सारी बातें जो हैं ओपनली डिस्क्लोज नहीं होती हैं, उसमें बहुत तरह के रेस्ट्रिक्शंस लगते हैं। इस पर काफी उदाहरण हैं। इशू ये है कि जो गरीब देश हैं जिनके पास मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी नहीं है, उन पर WTO में एक एग्रीमेंट हुआ है, फैसला हुआ था, कंट्रीज विथ नो और नेग्लिजिबल कैपेसिटी टू प्रोड्यूस मेडिसिन, और वैक्सीन मेडिसिन के कैटेगरी में ही आता है, उनके लिए भी भारत प्रोड्यूस कर सकता है। जैसे अभी गांगुली साहब ने जिक्र किया, HIV एड्स की दवा जो है सारे अफ्रीका में भारत ने सप्लाई की, और उसी के बाद से ये नाम आया कि भारत फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में काम कर रहा है। तो वो इस एग्रीमेंट के तहत हुआ था। अगर हम वॉलंटरी एग्रीमेंट का ही सहारा लेंगे तो हम हमारे यहाँ अपनी जरूरतें तो शायद पूरी हो जाएंगी, लेकिन कल हो करके जो हम 80 देशों को जो सप्लाई कर रहे हैं
हमारी ही जैसे सीरम इंस्टीट्यूट की और कोवैक्सीन आज सप्लाई कर रहे हैं, अन्य जो अग्रीमेंट के तहत हैं वो हम नहीं कर पाएंगे। तो ये एक मुद्दा है। आपने जो बात उठाई रॉ मटेरियल्स की, जो मीडिया के बारे में गांगुली साहब ने जिक्र किया, वो सारी चीजें जो है किसी न किसी देश में बन रही है। अधिकतर जो है जिनकी जरूरत हमें है अभी, वो यूएस में बन रही है। और यूएस में प्रेसिडेंट ट्रंप के समय से डिफेंस एक्ट के तहत में उन्होंने उस पर एक्सपोर्ट पर पाबंदी लगाई हुई थी कि हमारी जरूरतें पहले पूरी हो तब जाकर हम उसका निर्यात हम अलाउ करेंगे। तो इसी के बारे में अपील है। और देखिए, देश के लिए अपनी समस्या तो सबसे बड़ी होती ही है। अगर उनकी अपनी आवश्यकताएं पूरी नहीं होंगी तो वो टेम्पररी रेस्ट्रिक्शंस WTO के तहत भी लगा सकती हैं किसी चीज पर। तो ये टेम्पररी रेस्ट्रिक्शंस का मामला है, इसमें अपील करना ही सबसे अच्छा रास्ता होगा, क्योंकि इसमें WTO में केस वगैरह करके और उसका कोई फैसला होते होते 3-4 साल लग जाएंगे, महामारी चलती रहेगी। इसीलिए आपस में बातचीत कर और मल्टीलैटरल फोरा जो है जैसे WHO में, वहां से सब मिल बैठ कर बातें कर लें कि भाई किसके पास कितनी कैपेसिटी है, किसको कहाँ जरूरत है, और आने वाले दिनों में जरूरतें बढ़ेंगी। वैक्सीनेशन जैसे जैसे और प्रोग्रेस करेगा, तो ये इंटरनेशनल कोऑपरेशन से ही हो सकता है। गांगुली सर, एक आखिरी सवाल आपसे कि जैसे कि कहा जैन सर ने कि बेस्ट वे है कि कंट्री के साथ अपील करके और उनसे मानवीय एक आधार पर रिक्वेस्ट करके ही उनको जो भी रॉ मटेरियल है उसको लिया जा सकता है। दूसरा ऑप्शन आपने कहा कि हम विद इन कंट्री प्रोडक्शन की तरफ आगे बढ़ें। इसमें क्या चुनौतियां हैं अगर विद इन कंट्री हम प्रोडक्शन की तरफ आगे बढ़ते हैं, और ये क्या टाइम टेकिंग प्रोसेस है या कुछ और इसके साथ जुड़ा हुआ है? एक्चुअली जो दो मेजर चीज़ें, ये मैं जैन से सहमत हूँ कि नॉर्मली ये जो रॉ मटेरियल का जो मामला है, इसका एक्सपोर्ट इंपोर्ट कई रीजन से कंट्रोल्ड होते हैं। अपनी ज़रूरतों के साथ कंट्रोल्ड होती हैं या बायलैटरल एग्रीमेंट के तहत कंट्रोल होती हैं। तो ये जब से भारत के वैक्सीन कंपनीज ने उठाया हुआ है, तब से हमारी सरकार इसमें इनसे नेगोशिएट कर रही है। यूरोप से भी कर रही है, यूनाइटेड स्टेट्स से भी कर रही है, और हो सकता है कि हमें इसमें सफलता मिले। लेकिन मेन चीज़ है कि जब हमने एक ये खतरा देखा, हमें अपनी मीडिया कंपनीज जो हैं उनको हमको पुख्ता करना पड़ेगा, उनको हमको आर्थिक सहायता देनी पड़ेगी, और उनको ऐसा करना पड़ेगा कि वो बना सके जैसे हम ड्रग्स के API के लिए कर रहे हैं। दूसरी चीज ये है कि हमारी कैपेसिटी कैसे बढ़ाएं। कैपेसिटी बढ़ाने के लिए मार्केट कमिटमेंट की ज़रूरत होती है। जैसे फाइजर को यूनाइटेड स्टेट्स ने पहले 300 मिलियन, उसके बाद 300 मिलियन का ऑर्डर पहले से दे दिया। उसी तरह से जॉनसन को 200 मिलियन का ऑर्डर दे दिया। इस तरह से कंट्रीज ने पहले से प्री ऑर्डर इनको दे रखे थे, उसके बेसिस पर ये अपना कैपेसिटी बढ़ा रहे थे। तो हमारे यहाँ पर भी प्री ऑर्डर देना पड़ेगा और उसके लिए फिनेंशियल कमिटमेंट्स करनी पड़ेंगी। हमने ऑलरेडी अब ये एहसास किया है और कंपनीज को पैसे दे रहे हैं। ये हमने जैसे जिनोवा को हमने 100 करोड़ दिए हुए हैं, तो कि अपना वो बढ़ाओ, कैपेसिटी बढ़ाओ। तो ये वाला जो पार्ट है, ये पहले भारत में ये नहीं होता था। जैसे जब H1N1 आई थी, इन्फ्लुएंजा आया था, तो भारत के कंपनीज को पहले भारत सरकार ने पैसे दिए और उन्होंने बनाया। तो जब उन्होंने बनाया, लेकिन हमारी पॉलिसी नहीं बन पाई, क्योंकि हमारे पास वो फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट नहीं था कि सारे एडल्ट पॉपुलेशन को भी हम वो मुहैया कराएं। हम बच्चों को तो करा सकते थे, एडल्ट पॉपुलेशन को हमारे पास फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स नहीं थे। तो इसलिए बट अब चेहरा सारा बदल गया है, तो हम उस वक्त उठा नहीं सके उनकी उन्होंने जो वैक्सीन बनाया, इसमें कंपनीज को नुकसान हुआ। तो इसलिए हमारी कंपनी थोड़ी कतराती है बनाने में, अगर प्री कमिटमेंट ना हो। बट अब ये प्री कमिटमेंट हमारे गवर्नमेंट्स को समझ में आया हुआ है, वो अब प्री ऑर्डर्स दे रहे हैं। और जो गावी है, वो जो ग्लोबल स्टॉक पाइल के लिए भी प्री ऑर्डर उसने ऑलरेडी दिया हुआ है। तो इन चीज़ों को देखते हुए और जो अभी जो वित्तीय सहायता गवर्नमेंट ने कंपनीज को दी हुई है, उसको देखते हुए इनको अपनी कैपेसिटी बढ़ानी चाहिए। राइट सर, बिल्कुल। जो डिमांड है इस वक्त काफ़ी ज़्यादा है, जिस तरीके से सेकेंड वेव अलग अलग राज्यों में हम देख रहे हैं,
और न सिर्फ भारत में बल्कि दुनिया के कई देशों में इस वक्त संक्रमण की रफ्तार काफ़ी तेज़ है और ऐसे में सिर्फ और सिर्फ जो सहारा है वो एक वैक्सीन का ही है। और इसीलिए जो प्रयास हो रहे हैं वर्ल्ड लेवल पर वो है कि वैक्सीन प्रोडक्शन को कैसे, उस कैपेसिटी को और इंक्रीज किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। आज फिलहाल इतना ही। नमस्कार।